जब हम अपने घर का सपना देखते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर आशियाने की तस्वीर होती है जहां हम सुकून से रह सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों लोगों के लिए यह सपना एक ऐसी डरावनी हकीकत बन गया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप इन शहरों की सड़कों से गुजरें तो आपको कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे ऐसे सैकड़ों ढांचे मिलेंगे जिनमें कोई नहीं रहता। वहाँ ना तो खिड़कियाँ हैं ना दरवाजे, बस धूल और सन्नाटा है। ये इमारतें उन हजारों परिवारों की गाढ़ी कमाई और उम्मीदों की कब्रगाह जैसी लगती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। असल में ये संकट इतना गहरा है कि इसने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें उस खेल को समझना होगा जो बिल्डरों, नोएडा अथॉरिटी और बैंकों के बीच सालों से चल रहा था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज़मीन का मालिकाना हक दूसरे शहरों की तरह नहीं होता। यहाँ ज़मीन फ्री होल्ड नहीं बल्कि लीज होल्ड होती है। इसका मतलब ये है कि नोएडा अथॉरिटी ज़मीन की मालिक होती है और वो बिल्डर को 90 साल की लीज पर ज़मीन देती है। इसके बदले में बिल्डर को ज़मीन की पूरी कीमत एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में चुकानी होती है और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। बिल्डरों ने ग्राहकों से तो घर के नाम पर पूरा पैसा वसूल लिया, लेकिन उस पैसे को अथॉरिटी के पास जमा करने के बजाय या तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया या अपनी निजी संपत्तियां बनाने में खर्च कर दिया। जब अथॉरिटी को उसका पैसा नहीं मिला तो उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। कानून के मुताबिक बिना इस सर्टिफिकेट के किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आज 2026 में स्थिति ये है कि करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही खरीदे हुए घरों में किराएदारों की तरह रह रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए बिल्डरों को दिए, हर महीने बैंक को EMI दे रहे हैं, लेकिन कागजों पर वो उस घर के मालिक नहीं हैं। वे ना तो उस घर को बेच सकते हैं और ना ही उस घर पर कोई नया लोन ले सकते हैं। ये एक ऐसी कानूनी उलझन है जिसमें आम आदमी बुरी तरह फंस गया है। बिल्डर कहता है कि मंदी की वजह से उसके पास पैसे नहीं हैं। अथॉरिटी कहती है कि जब तक उसके हजारों करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया जाएगा वो रजिस्ट्री की अनुमति नहीं देगी। इस बीच आम खरीदार जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत लगा दी वो कभी सड़क पर प्रदर्शन करता है तो कभी अदालतों के चक्कर काटता है। इस संकट में बैंकों की भूमिका भी किसी विलेन से कम नहीं रही। कायदे में बैंकों को लोन देने से पहले ये जांचना चाहिए था कि प्रोजेक्ट को सभी मंजूरी मिली हैं या नहीं, लेकिन बैंकों ने आंखें मूंद कर बिल्डरों को पैसा बांटा। उन्होंने सबवेशन स्कीम जैसी लुभावनी योजनाएं पेश की जहां ग्राहकों को कहा गया कि जब तक पोजेसन नहीं मिलता तब तक EMI नहीं देनी होगी। लेकिन जब बिल्डर प्रोजेक्ट छोड़कर भाग गए या दिवालिया हो गई तो बैंकों ने सीधा खरीदारों के गले पर हाथ डाल दिया। आज हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन उनके बैंक खाते में हर महीने EMI कट रही है क्योंकि वे डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहते। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा था। साल 2024 और 2025 के दौरान जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब जाकर कुछ उम्मीदों की किरण दिखाई दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी के बीच जो भी पैसे का लेन देन बकाया है उसकी सज़ा आम आदमी को नहीं मिलनी चाहिए। आम आदमी को ये सज़ा देने का कोई हक नहीं बनता। कोर्ट ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए आदेश दिया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बिल्डर के बकाये से अलग किया जाए। यानी अगर किसी खरीदार ने अपना पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया है तो उसे रजिस्ट्री का हक मिलना चाहिए, चाहे बिल्डर ने अथॉरिटी को पैसा दिया हो या नहीं। लेकिन इस आदेश को ज़मीन पर उतारना इतना आसान नहीं रहा। अथॉरिटी का तर्क है कि अगर वे बिना बकाया लिए रजिस्ट्री कर देंगे तो शहर के रखरखाव और नए विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा। इसी खींचतान के बीच आम्रपाली, यूनिटेक और सुपरटेक जैसे बड़े नाम पूरी तरह धाराशायी हो गए। आम्रपाली के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमान संभाली और सरकारी कंपनी NBCC को अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने का काम दिया। ये प्रयोग काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन फंड की कमी आज 2026 में भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
वही सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाने के बाद उस कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके हजारों बायर्स आज भी सड़कों पर हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनके टावर्स भी आधे अधूरे न रह जाएं। सरकार ने अब को डेवलपर मॉडल पर काम करना शुरू किया है, जिसमें फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को नए और मजबूत बिल्डरों को सौंपा जा रहा है ताकि काम पूरा हो सके। 2026 के इस दौर में एक नया मोड़ भी आया है, जहां पुराने प्रोजेक्ट्स में लोग फंसे हुए हैं, वहीं जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या जैसे नए इलाकों में रियल एस्टेट की एक नई लहर दौड़ रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हमने पुराने फ्रॉड से कोई सबक सीखा है? आज भी कई नए बिल्डर बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब ग्राहकों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब केवल रेरा के भरोसे रहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि रेरा के आदेशों को लागू करवाने में भी काफ़ी समय लग रहा है। अब समझदारी इसी में मानी जाती है कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन के बजाय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को ही चुनें, भले ही वो थोड़ी महंगी क्यों ना हो। इस पूरे मसले का एक सामाजिक पहलू भी है। घर ना मिलने और रजिस्ट्री ना होने की वजह से कई परिवारों में आपसी कलह बढ़ गई है, बुजुर्गों की पेंशन खत्म हो गई है और युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सोसाइटियों में आए दिन होने वाले प्रदर्शन इस बात का सबूत हैं कि आम आदमी अब थक चुका है। वो बस इतना चाहते हैं कि जिस छत के लिए उन्होंने अपनी जवानी की सारी कमाई लगा दी, कम से कम कानूनी तौर पर वो उनकी हो जाए। 2026 में सरकार पर भारी दबाव है कि वो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे अथॉरिटी का नुकसान भी ना हो और खरीदारों को उनका हक भी मिल जाए। समाधान के तौर पर अब डिजिटल रजिस्ट्री और ब्लॉकचेन तकनीक की बातें की जा रही हैं ताकि भविष्य में इस तरह के डबल अलॉटमेंट या धोखाधड़ी को रोका जा सके। साथ ही सरकार एक ऐसा स्ट्रेस्ड फंड बनाने पर भी विचार कर रही है जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन लाखों लोगों को कभी न्याय मिल पाएगा जिन्होंने 10 साल से सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े यानी कि रजिस्ट्री के लिए इंतजार किया है। रियल एस्टेट का ये संकट सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि ये उन सपनों की कहानी है जो कंक्रीट के जंगलों में कहीं खो गए हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये रजिस्ट्री संकट पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब रेगुलेटरी संस्थाएं, बैंक और बिल्डर आपस में मिल जाते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का होता है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहता है। 2026 का ये साल भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। अगर यहाँ लाखों बायर्स को उनका हक मिल जाता है तो बाजार में भरोसा वापस आएगा, वरना एक खाली पड़े टावर सिस्टम की नाकामी के प्रतीक बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार।